टीम डोभाल ने ऐसी ईडी दी है कि पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। और वहां पर अजीत डोभाल का खौफ यह है कि आप उनके यूट्यूब पर देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि डोभाल किस तरह से जमीन पर पाकिस्तान में घुस करके मारा जा रहा है। यदि हाफिज सईद और उसके फाइनेंसरों को, इन सबको यदि भारत लाया भी गया तो ट्रायल जो है वो लंबा चलेगा, इसीलिए उन सबको वहीं जमींदोज कर। प्रधानमंत्री ने जो अपने नवरत्न तैयार की उसमें अमित शाह को राजनाथ सिंह को रिप्लेस करके गृह मंत्री बनाना। ईद के अवसर पर पाकिस्तान ईद मना रहा था और टीम डोभाल ईदी देने की तैयारी में थे। टीम डोभाल ने ऐसी ईदी दी है कि पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। अजीत डोभाल की टीम इतना सक्रिय है कि ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ डोभाल गीत गाए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ डोभाल पर चर्चा हुई जा रही है। हाफिज सईद, लगातार हाफिज सईद का गुर्गे निपटाए जा रहे हैं। अब नाम ईद के अवसर पर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का फाइनेंसर, मतलब मुंबई आतंकी का, आतंकवाद का जो सबसे बड़ा फाइनेंसर था अब्दुल रहमान को अज्ञात वीरों ने ईद के दिन ही निपटा दिया। तो ये सबसे बड़ी ईदी भारत ने पाकिस्तान को दे दी है साहब। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मारा गया। बंदूकधारी ने लश्कर तैयबा के इस आतंकी को उस दुकान पे परचून खरीदने गया था, ये दुर्गति हो गई हुई है, वहीं पर गोली मार दिया और इसका लाइव वीडियो भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तब आप समझिए कि ये जो है ये मूल फाइनेंसर था लश्कर तैयबा का। मुंबई पर आतंकी हमले, मुंबई में गोलियों से छल्ली हुआ मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी लश्कर के लिए करता था धानुकाही। दरअसल पिछले दिनों जब हाफिज सईद के सबसे क्लोज अबू कताल की हत्या की गई, अब अबुल कताल का वध किया गया, अबू कताल सबसे क्लोज था, इसका चचेरा भाई भी कहा जाता था, मौसेरा भाई भी, इनके यहां तो पता नहीं कमाल का है। अबुल कताल जब मारा गया तो कहा गया था कि उसके साथ लश्कर तैयबा का ये मूल सरगना जो है इसको भी निपटा दिया गया। हाफिज सईद की मौत की बात भी आई कि हाफिज सईद की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब सच क्या है, हाफिज सईद सही में उस दिन मारा गया या नहीं मारा गया, इसकी पुख्ता जानकारी पाकिस्तान से नहीं मिल पाई है। दरअसल पाकिस्तान ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हाफिज सईद उसके पास है, लेकिन उस दिन हाफिज सईद को भी गोली लगी थी। हाफिज सईद अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन चूंकि हाफिज सईद के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेल में है, ऐसे कंडीशन में क्या जेल से निकल करके वो मौज कर रहा था? ये कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बवाल कटा हुआ है कि लगातार भारत ये कैसी ईदी दे रहा है। तो आज तो मौसम भी ईद का था, माहौल भी ईद का था, और इस अवसर पर हाफिज सईद के इस गुर्गे का निपटारा होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हाफिज सईद का जो लश्कर तैयबा का सबसे खूंखार आतंकवादी है वो इस तरह से लगातार उसके पूरे गुर्गे मारे जा रहे हैं। अब फाइनेंसर, इसका मतलब यह कि सोचिए कि कितना प्रभावशाली था कि इसको फाइनेंसर कहा जाता था, कि ये इस पूरे मामले का लगातार लश्कर तैयबा का ये फाइनेंसर है। और जब इसको गोली मारी गई उस समय में दुकान पर, परचून की दुकान पर था। अब वीडियो तो हम आपको उसका दिखा नहीं पाएंगे, ये वहां निपटा दिया गया। इस दुकान पर वो खरीदारी करने आया था और वहीं पर इसको मार दिया गया। अब जरा इसको जरा देखिए, अननोन गनमैन ने क्या कुछ अभी हाल के दिनों में किया है। अनजान गनमैन की जिसको हम आमतौर पे हम अज्ञात वीर अपना कहते हैं, काशिफ अली 16 फरवरी को ढेर हुआ। एक महीने के अंदर देख लीजिए क्या क्या हुआ है। काशिफ अली 16 फरवरी को ढेर हुआ। अबू कताल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अबू कताल इसका सबसे जो है क्लोजेस्ट था, और अबू कताल को भी 15 मार्च को भी हाल में आपने देखा 15 मार्च को ढेर गया। एकदम विकेट दनादन गिर रहा है। अबू कताल को 15 मार्च को ढेर किया गया, अब्दुल बाकी को 17 मार्च को ढेर किया गया, और कारी शहजादा को 24 मार्च को ढेर किया गया। अब अभी अब्दुल रहमान जो फाइनेंसर था उसको भी निपटा दिया गया। ये क्रमवार रूप से चल रहा है, और भारत वहां पाकिस्तान में इस बात को लेकर के चर्चा है कि नरेंद्र मोदी युद्ध में विश्वास नहीं करते, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भारत जो है वो बुद्ध का देश है, भारत गांधी का देश है। और आप देखे होंगे कि जब
रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी प्रधानमंत्री मोदी गए तो कहा कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, हम बुद्ध के देश हैं और बुद्ध का देश युद्ध में विश्वास नहीं करता। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम घर में घुस करके मारेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पाकिस्तान को आंख तरेड़ते हुए कहा था, थोड़ी उम्र भी उस समय में उनकी उस ढंग से मेरे ख्याल से कम थी, 10 साल पहले की बात है, जो तेवर था उस ढंग की बातें तो नहीं करते, अब बातें नहीं अब अंजाम देते हैं। अजित डोभाल 80 पार हैं और अजित डोभाल का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि पाकिस्तान लगातार तिलमिलाया हुआ है। आप पाकिस्तान के कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अपने यहाँ जो खलियर खैराती है ना, अब पाकिस्तान के लिए वो हमें तो बहुत आनंद देते हैं वो खलियर खैरात पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, ऐसे ही रवीश कुमार खैराती पारा सनसनीबाज पाकिस्तान का नायक होगा। अब वो पूरा पोल जो है वो उस ढंग से वो बताते हैं कि कैसे अजित डोभाल जो है वहां पर छाए हुए हैं। अब कायदे से समझिए वो देश का ऐसी चीजें बताते हैं, हमारे यहाँ तो राक्षस जो है ये फरेब करते हैं, लेकिन वो अजित डोभाल का सच बताते हैं कि अजित डोभाल क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नायक बना हुआ है अजित डोभाल, और वहां पर अजित डोभाल का खौफ ये है कि आप उनके यूट्यूब पर देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि डोभाल किस तरह से जमीन पर पाकिस्तान में घुस करके मारा जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि रॉ जो है पाकिस्तान में इस कदर एक्टिव हो गई है, इस कदर एक्टिव हुई कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। बलूचिस्तान के मामले को इसी ढंग से माना जा रहा है कि वहां पर पाकिस्तान कह रहा है कि बलूचिस्तान भी भारत के लिए भारत का रॉ करवा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का मामला शुरू से ही वो पूरी तरह से आक्रोश का मामला रहा है, आक्रोश का मामला रहा है। और इस बलूचिस्तान के मामले ने पाकिस्तान में नाक में दम कर रखा है, उसकी आर्मी वहां जाने को तैयार नहीं है। इसी बीच एकाएक बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है अज्ञात भी। आपको याद होगा कि हमने लगातार इस चीज को ये कि पूरी एक तरह से समझ लीजिए आप कि मुंबई आतंकी हमले के तमाम लोग मारे गए जो मास्टरमाइंड थे, जिनको भारत नहीं लाया जा सका। हाफिज सईद और उसका पूरा गैंग, ये फाइनेंसर, ये सब मुंबई आतंकी हमले का नामजद अपराधी है। इन सबको भगोड़ा बताया गया है। ये भारत के जो है वो लिस्ट, वांटेड लिस्ट में थे। गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते थे ये डोजियर, ये लव लेटर लिखना बंद करो मनमोहन सिंह जी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा करते थे कि ये लव लेटर लिखना बंद करो, ये लव लेटर से काम नहीं चलने वाला है, ये लव लेटर से कुछ भी नहीं होने वाला है। कमाल की बात देखिए कि मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और उसे कांग्रेस और उसके खलिहरों एक गैंग ने, जिसमें दिग्विजय सिंह इसका मास्टरमाइंड था, उसने उर्दू के अखबार का एक संपादक, उर्दू सहारा अखबार के संपादक के साथ मिलकर के एक किताब उससे लिखवाई और मुंबई आतंकी हमला आरएसएस की साजिश वो किताब छापी। उसी का एक खिलंदर जिसको उत्तर प्रदेश से टिकट भी दे दिया गया, आपको याद होगा, उस नीच प्रवृत्ति के कांग्रेस के खैरात से पलने वाला, उसको उत्तर प्रदेश में टिकट दिया गया, उसकी बुरी तरह हार हुई। उसका इंपैक्ट इस कदर हुआ कि यूपी में भाजपा की हार की वजह हुई। हम थोड़ा सा विषयांतर हो जाएंगे इस पर, अभी नहीं, बिल्कुल अजीज बर्नी था वो। अजीज बर्नी उर्दू में सहारा, उस समय मैं सहारा अखबार में काम करता था, सहारा उर्दू का संपादक हुआ करता था अजीज बर्नी। अजीज बर्नी से किताब लिखवाया और प्लानिंग थी दिग्विजय सिंह की कि फिल्म बनवाएगा और इसके लिए महेश भट्ट को लाया गया था। तो पूरी स्क्रिप्ट समझिए कि इस देश का की जो सरकार थी वही अपने देश के खिलाफ काम कर रही थी। सोनिया गांधी, इसीलिए मुझे लगता है कि कई चीजें हैं कि बैक बाउंस ना हो जाए इसके लिए चर्चा नहीं होती। सोचिए इस बात को कि जब भारत के अज्ञातवीर इन सबको निपटारा, क्यों अज्ञातवीर निपटारा? क्योंकि भारत को पता है कि यदि इन सबको घसीट करके यहां लाया गया, ये लाना अभी मुश्किल है और ये लंबा जो है ये ट्रायल लंबा चलेगा। यदि हाफिज सईद और उसके फाइनेंसरों को, इन सबको यदि भारत लाया भी गया तो ट्रायल जो है वो लंबा चलेगा। इसीलिए उन सबको वहीं जमीदोज करना, और कितनी आसानी से हमारे अज्ञातवीर ये काम कर रहे हैं, ये भारत की बढ़ते ताकत को दिखा रहा है। इस तरह से अपने दुश्मनों को निपटाने का खेल सिर्फ इजराइल और अमेरिका करता है। घर में घुस करके मारने का जो सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में भारत ने किया, वो सिर्फ भारत करता है। जब म्यांमार में किया गया था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने शुरुआत म्यांमार से किया था। भारत ने पहली शुरुआत म्यांमार से की थी, तो कांग्रेस के खैरातियों ने कहा म्यांमार तो कमजोर देश है, पाकिस्तान में करके देखो ना, चाइना में करके देखो ना।
अब लगातार पाकिस्तान में इस तरह से अज्ञात वीरों का निपटाया जाना, ये भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। और ये कंपैरिजन करने की जरूरत है कि 240 को 99 से छोटा साबित करने का षड्यंत्र हुआ। एक जोकर को भारत के प्रधानमंत्री बनाने का नैरेटिव बनाया गया, उसके लिए भारत जोड़ो का खेल शुरू किया गया। आप कल्पना कीजिए, इस देश की चुनी हुई सरकार इस देश की जनता की आंख में धूल झोंक रही थी। जब स्पष्ट रूप से यह पकड़ा गया नहीं जाता पाकिस्तान का, यदि वो आतंकी साबित नहीं होता, तो ये क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्या कुछ होता। यदि वो जिंदा आतंकी पकड़ा नहीं जाता तो क्या कुछ होता। जिंदा आतंकी पकड़ा गया, एकमात्र आतंकी पकड़ा गया, और वो सब आतंकी क्या था, वो तो छुटभैया एक तरह से आप उसको क्या कह सकते हैं, वो मानव बम थे। असली मास्टरमाइंड कौन था? असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद, और आज जो मारा गया उसका अब्दुल, वो था जो फाइनेंसर था। ये लश्कर तैयबा का फाइनेंस करने वाला था। तो समझ लीजिए कि कसाब के जो है वो कसाब, बिल्कुल सुनील जी याद रहे, कसाब जो है वो कसाब कौन था? कसाब एक सिंपल सा मानव बम था, वो कोई आतंकवादी नहीं था। वो चिरकुट था, घसियारा टाइप का एक व्यक्ति था, जिसके लिए हम लोग जो है बिरयानी कसाब को खिलाया जाता और क्या क्या नहीं। कसाब को एक तरह से नायक, वो सब क्या एक मानव बम था जिसको भेज दिया गया, जाओ। असली खिलंतर कौन है? जो पाकिस्तान से आए नहीं, जिसको हम अपना डोजियर भेजते हुए रहे और वो हम उस पर सफल नहीं हो पाए। ये इस बात को बार बार हमें बताने की जरूरत है कि हमारा अज्ञातवीर क्या कुछ कार्य कर रहा है। और बार बार हम उस चावला को याद करते हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो अपने नवरत्न तैयार की, उसमें अमित शाह को, राजनाथ सिंह को रिप्लेस करके गृह मंत्री बनाना, चीजें लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है। प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब उस कदर वो पावर में नहीं थी, उन्हें पता था किससे हमें क्या काम कराना है, और उन्होंने इस चीज को साबित किया कि अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो इतिहास में, भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में जो जीत भाजपा को मिली वो कभी कांग्रेस को भी नहीं मिली। आज हम योगी योगी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को वो जीत नहीं दिला पाए, योगी मोदी की जोड़ी मिलकर के, जो अमित शाह के उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहने के दौरान हुआ था। फिर अमित शाह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इतिहास में वैसा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आप इंदिरा गांधी की हत्या के मामले को लेकर को छोड़ दीजिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी का चयन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए समझ में आता है। जब उसी अमित शाह को राजनाथ सिंह जी की जगह पे, इतना कद्दावर व्यक्ति, इतना सीनियर मोस्ट राजनाथ सिंह की जगह पे जब गृह मंत्रालय दिया गया, और हर कोई जानता है आज हायरार्की में दिखाने के लिए भले प्रधानमंत्री के बगल में राजनाथ जी को बैठाया जाता है, हायरार्की में नंबर 1 है, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे प्रभावशाली पद गृह मंत्री का होता है। अमित शाह को गृह मंत्री बनाना और अजीत डोभाल को उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार बनाना, ये बताता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। आज पाकिस्तान नस्ते नाबूद है, भीख मांगने के कंडीशन में है, और भारत सरकार को पता है कि पाकिस्तान के साथ रिक्वेस्ट करके, इंटरनेशनली हम कुछ करके भी अजी इन हाफिज शहीदों को वापस नहीं ले आ सकते। तो लश्कर तैयबा जिसने मुंबई पर आतंकी हमला किया, एक तरह से उसके सबका निपटारा हो गया। अब ये जानना मुश्किल है, जब तक बॉडी नहीं मिलती हाफिज सईद को, हम ये मानना हमारे लिए मुश्किल है कि हाफिज सईद मारा गया नहीं मारा गया। मगर जिन जिन की बॉडी मिली, उससे पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया, जैसे कसाब के लिए पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया बाद में कि हाँ उसका नागरिक था, क्योंकि बीबीसी की रिपोर्ट में साबित हो गई। लेकिन कसाब, जैसे मैं कह रहा हूं कि कसाब बस एक मानव बम था। कसाब को फांसी देकर हमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर दी, बस कसाब को गिरफ्तार, जिंदा गिरफ्तार करके जो हमारे सुरक्षा वालों ने काम किया वो महत्वपूर्ण था। और कसाब ने यदि जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो कांग्रेस, सोनिया गांधी की सरकार ने साबित कर दिया था कि हिंदू आतंकवाद है। इस कांग्रेस को, इस सोनिया कांग्रेस को ये देश कैसे माफ कर सकता है? कल्पना कीजिए, आज 1% लोग भी यदि सोनिया कांग्रेस के साथ हैं तो सोचिए देश के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं। इस सोनिया कांग्रेस ने मुंबई पर आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बता दी थी, और आज एक एक करके जब भारत मार रहा पाकिस्तान में घुस करके, उस पर
उसका जिक्र नहीं होता। खलिहरों के पूरे इन कांग्रेस के इकोसिस्टम के खैरातियों के यूट्यूब पे जा दीजिए, जो जैसे जो खलिहर हो चुके हैं। कहीं अज्ञात वीरों द्वारा, भारत के अज्ञात वीरों द्वारा लश्कर ए तैयबा के इतने खूंखार खूंखार आतंकवादियों के मारे जाने की खबर नहीं है। आज हाफिज सईद का फाइनेंसर मारा गया, बेटा मारा गया, उसका भतीजा मारा गया। ये सब के सब कश्मीर में आतंक के पर्याय थे। ये मुंबई में सिर्फ आतंकी हमला एक है, पूरे कश्मीर को पिछले 70 साल से जो तबाह किया गया हुआ है, उसमें बड़ी भूमिका हाफिज सईद एंड गैंग की थी। आज बड़ा निपटारा है। आज कश्मीर में कोई पत्थरबाज नहीं है, कहीं कोई खेल नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि इसके क्या मायने हैं। और ईद के अवसर पर यह ईदी पाकिस्तान सही मायने में कभी नहीं भूल पाएगा। इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी के इन नवरत्नों का। डोभाल साहब जो गुप्त काम करते हैं उसे समझने की जरूरत है, और भारत के इस बढ़ते कद को समझने की जरूरत है। तो ईद मुबारक कह दीजिए उन्हें। ईदी मिल गई, भारत बड़ा भाई भी है, बाप भी है। तो भारत ने ईद के अवसर पर जो ईदी पाकिस्तान को दी है, उस ईदी से पाकिस्तान मलहम लगा पाएगा। पाकिस्तान कराह भी नहीं पा रहा है और बोल भी नहीं पा रहा है। अभी अज्ञात वीरों का धमाल बाकी है। लोग कहते हैं कि इन अज्ञात वीरों को अब देश में भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन जरूरी इस बात को है एक एक करके पहले निपटा दिया जाए, पाकिस्तान को हैसियत बता दिया जाए। पाकिस्तान की तिलमिलाहट घर में घुस करके मानो, सोचिए ये तेरा मेरा रिश्ता के नाम पर ही पाकिस्तान बना था, और ये क्या कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग तूफान मचाए हुए है, और इस बीच में जिस कश्मीर के नाम पर एक कलंक का खेल खेला करते थे, बारी बारी से उन सबको निपटाया जा रहा है। यही भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है।